जो ग्रिड सिस्टम के अंदर हम वही एक बॉक्स बना के भी बनाना पड़ेगा। एक क्लास कंटेनर क्लास बना दी इसमें और div into 8 अच्छा divs बना दिए कुछ 8 8 बना तो 9 बना लेगा, 9 से ज़्यादा थोड़ा सा दिखाई देगा बॉक्स तो box 1 box 2 box 3 4 5 6 7 8 and then CSS मीडिया क्यूरी बताया था। चलो उसके बाद मैं कुछ बना के दिखा दूंगा। आपने मेटा वाला कोड हटा दिया, मीडिया क्यूरी नहीं लगानी ना, मैं मेटा मीडिया क्यूरी के लिए यूज होता है, हमें ग्रिड करना है तो इसलिए मैंने हटा दिया, एक्स्ट्रा कोड हटा दिया। अगर मीडिया क्यूरी लगानी है तो फिर वो कोड लगाना पड़ेगा, फिर नहीं हटाना उसे। grid.css या लिंक css इधर अप्लाई कर दिया grid.css, ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। साइड बाय साइड ओपन करना है तो इधर इस पे क्लिक किया, ऑलरेडी खुला हुआ है पहले से। अब हम इनके कुछ कलर्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पे डॉट बॉक्स 2 बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैजेंटा, फिर लिखा है डॉट बॉक्स 3 बैकग्राउंड कलर एक्वा, डॉट बॉक्स 4 बैकग्राउंड कलर एरिया, डॉट बॉक्स 5 डॉट बॉक्स 6 बैकग्राउंड शिफ्ट डाल दी कितने को 6 7 ये नहीं होगा, मैंने तो ले रखा येलो ब्लू कर देती हूँ, ब्लू नहीं ले रखा, डॉट बॉक्स 8 अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा कुछ भी, ब्लैक स्क्रीन आएगी, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। फ्लैक्स भी किस पे चलता है, पेरेंट पे,
तो कंटेनर पे चलेगा ये, क्योंकि इन सबका पेरेंट कोड है कंटेनर। हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसको रो और कॉलम का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि रो का साइज कितना होगा, कॉलम का साइज कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, या कॉलम्स लिख दिया, कोई भी आगे पीछे लिख दिया, कोई भी पॉइंट आगे पीछे लिख सकते हो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कितने कॉलम्स बनाने, मान लो 3x3 बनाना है, तो मैंने क्या किया, पहला कॉलम 100 पिक्सल कर दिया, ठीक है, फिर दूसरा कॉलम 150 पिक्सल, तीसरा कॉलम 200 पिक्सल। देन रोज को भी बताना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसको मैंने 50 पिक्सल लिया, ये 120 है, ये 170 पिक्सल। अब इसका रिजल्ट आएगा, दोनों चीज़ें एक साथ में न लगानी है ना, अपन गया ये पर हमने लगाया तो इसको भी पेरेंट्स पे ही है, पेरेंट पे ही लगेगा, ये भी पेरेंट पे ही लगता है, बट इसमें दोनों को बताए, पहले बार पता नहीं, दोनों एक ही साथ में मैनेज करनी पड़ती है। उसका ऐसा नहीं था, उसने तो फ्लैक्स में सीधा फ्लैक्स लिखी तो यहाँ पे बता दिया। हाँ, वो एक कोई मैनेज करता है, तो इसमें पहले कॉलम बताए 1 2 3 कॉलम, अब इसकी विड्थ मैनेज कर रखी है वहाँ पर कि ये 100 का था, ये 150 का, ये 200। फिर रोज को मैनेज किया, ये फर्स्ट रो ऐसे हाइट, इस तरीके से मैनेज किया गया है। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है, बेसिक है ये, इसका मतलब ऐसे ही हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें एक, हाँ बोलो, ज़्यादा यूज़ क्या होता है, ग्रिड सिस्टम या दोनों यूज होते हैं, दोनों ही? दोनों ही यूज होते हैं। टेलविंड सीएसएस में ज़्यादातर कॉलम्स मिल जाते हैं, जो भी यूज होता है कॉलम भी यूज होता है, मतलब क्या कहते हैं, ग्रिड भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, दोनों ही यूज होते हैं, यूज दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ज़्यादा बड़ा हो, बॉक्सेस ज़्यादा हो, कॉलम ज़्यादा हो, तो मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, ग्रिड का। और कॉलम कम है, रो कम है, तो फिर फ्लैक्स आसान रहता है, तो फ्लैक्स का यूज़ कर लेते हैं। कॉलम ज़्यादा है तब यूज़ करना चाहिए ग्रिड। हाँ, ज़्यादा रो कॉलम बॉक्सेस ज़्यादा बन रहे बॉक्सेस हैं, ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है तो ग्रिड ग्रिड वाला जल्दी काम करेगा, फ्लैक्स। तो फ्लैक्स लगा सकते हैं। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे गैप आ रहा नहीं मतलब पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, तो काउंटिंग भी ऐसे ही होगी, 1 2 3 4, और अगर रो को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ये। अब मान लो किसी बॉक्स का साइज बड़ा कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये इन दो बॉक्सेस के बराबर होना चाहिए, इसको और इसको मर्ज कर दो, तो कौन सा, ग्रीन वाला ना, यही होगा ग्रीन वाला। तो यहाँ पे लिखोगे ग्रिड रो स्टार्ट है कहीं, ये रहा। तो रो कितने से स्टार्ट होगी, 2 से, चेक सकते हो यहाँ पर 1 2। अब मैं कहता हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट, वो 1 से है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से, क्योंकि यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, कॉलम तो 1 ही है ना, रो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 है, क्योंकि रो तो नीचे की डाउन में आएगी, कॉलम तो ये भी 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा। अब ये एंड पॉइंट पूछ रहा है कि स्टार्ट यहाँ से कर दिया, कि कहाँ तक लेना है, यहाँ तक, यहाँ तक लेना है, तो रो तो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रिड
कॉलम एंड ग्रिड कॉलम और ग्रिड कॉलम 3 एंड ग्रिड रो एंड पूरा लिखवाता है ग्रिड कॉलम ग्रिड रो एंड 1 आएगा ये वाली है। वहाँ से आपके पास कौन सा कर दिया हमने? पहला कर दिया ग्रीन कॉलम 1 2 3 4 ऊपर कैसे लगे? ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट गड़बड़ हो गया है। मुझे लगता है यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट कितने से हुआ था? 1 से, और कॉलम एंड कितने पे हुआ था? ये इस तरीके से लगाने पड़ेंगे। अच्छा क्या पता आगे पीछे की वजह से गड़बड़ हो रहा हो। नहीं, पहले एंड और स्टार्ट दोनों होता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, गड़बड़ इसमें हुआ होगा। ये ग्रिड रो स्टार्ट, इस बार इसको कोड को करते हैं कमेंट। ये ग्रिड रो स्टार्ट 2 और रो स्टार्ट एंड 3, ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। ग्रिड रो स्टार्ट 2 एंड ग्रिड रो एंड 3। अब ठीक बना है। ऊपर वाले बॉक्स में चला गया ना वो, जहाँ था वही रहना चाहिए था। हमने तो ये कहा था कि इन दोनों के बराबर ये आ जाए। अब ठीक है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और इसमें है, इसकी बजाय ऐसे भी लगा सकते हो कि ग्रिड रो, तो ग्रिड रो में हम लगाते हैं, ग्रिड रो कौन सा था? 2/3, ठीक है। ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम में क्या लगाया था? 1/3। अगर ये रिजल्ट सेम आता, देखो अब ये क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया कि ये पहला स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। स्लैश से क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। इसका और भी शॉर्ट है शायद, मेरे ख्याल से ग्रिड एरिया, एरिया तो शॉर्ट नहीं है इसका। देखें एक बार लगा के, 2/3 स्पेस 1/3 करेगा वही काम? नहीं, ये वाला नहीं है। या तो ग्रिड हो सकता है, ग्रिड है इसमें, ग्रिड चला के देख लेते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। ग्रिड स्पैन देखते हैं क्या, शायद स्पैन से होता हो। एक शॉर्ट भी होता है, एक ही लाइन में सारा लिख देते हैं। अभी पहले 4 लाइन का लिखा, फिर 2 लाइन का, तो एक सिंगल लाइन का भी होता है इसमें। ग्रिड स्पैन, या तो स्पैन होगा मेरे ख्याल से। स्पैन का भी तो वही है, साइज बढ़ाने के लिए तो यूज करते हैं ग्रिड। ग्रिड कॉलम ही दिखा रहा है, ये ग्रिड प्रॉपर्टी स्पैन प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा। वही है ग्रिड कॉलम ग्रिड रो, ऐसे ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है इसका। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वैसे तो ग्रिड इन W3 CSS। देखो ग्रिड का यहाँ पे दिया हुआ, हमने कॉलम रो चेक करके देख लिया, जैसे इन्होंने बना के दे रखी। उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड चला ही दिया था। एक तो मैं ग्रिड गैप चला के दिखा देता हूँ, अभी इसको हटाते हैं लास्ट वाले को। ग्रिड गैप, हाँ ऐसे लगा सकते तो ग्रिड रो गैप होता है एक, तो रो के बीच में दे देगा गैप। देखो
ग्रिड रो गैप, ग्रिड कॉलम गैप। यही है ना ग्रिड कॉलम गैप। चला ही नहीं। ग्रिड गैप, या तो हमने स्पैन लगा दिया ना, इसकी वजह से नहीं चल रहा शायद। ये स्पैन हटाते हैं फिर लगा के देखते हैं। स्पैन हटा दिया, वैसे ही हो गया। अब भी ग्रिड गैप काम नहीं। अच्छा, ग्रिड गैप यहाँ नहीं लगेगा, हमने गलत जगह पे इसको लगा दिया। ये तो इंडिविजुअल बॉक्स है ना, यहाँ लगेगा ग्रिड गैप मेन। ग्रिड रो गैप अब चलेगा। आ गया गैप। रेड वाले में वो मेन उसी पे लगेगा ग्रिड। तो ये हमारा कॉलम, ठीक है। इसमें सब मर्ज कर दिया। ये तो मर्ज कर रखा था ना। तो ग्रिड गैप का मतलब क्या है? दोनों पे एक साथ। दोनों की एक साथ वो गैप बताएगा कि पूरे कॉलम को गैप कर दो और पूरे रो में से गैप कर दो। दोनों तरह से कभी तो ब्लॉक्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में एक साथ। तो ये गैप का पॉइंट था। अब क्लियर हो गया होगा कि ग्रिड गैप नीचे लगा रहे थे इसलिए नहीं चल रहा था। अलाइन सेल्फ सेंटर, ये प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जो हम उस पे लगाते थे। लाइन आइटम अलाइन आइटम जस्टिफाई, वही वाली सी। कॉलम गैप लगा दिया, गैप लगा दिया, ग्रिड लगा दिया। ग्रिड कॉलम एंड कॉलम स्टार्ट ही भी चला दी हमने सारी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वेंटर, वही सेंटर करने के लिए यूज होती है। हाँ, सेंटर करना हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वही है डिस्प्ले जो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। ये तो फ्लैक्स की कॉलम चीज़ें भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक ग्रिड एरिया है, अगर इसमें होगा तो नहीं भी यहाँ पे है। कॉलम्स का हमने चेक कर लिया, गैपिंग वैपिंग सारी अच्छे से। कॉलम गैप, रो गैप, गैप, ये हमने कर लिया कवर। ग्रिड एरिया है तो दिखाओ मुझे कहाँ है। कॉलम स्टार्ट, रो स्टार्ट भी बना दिया। और ये ऐसे लिख रहे थे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वही स्पैन वगैरह लगा के भी यूज कर सकते हैं। कंटेनर, ये तो चला दिया। टेम्पलेट रो, इसमें एक एफ आर का सिस्टम भी दिया हुआ है। एफ आर, एफ आर क्या है वो भी देख लेते हैं। एफ आर एक यूनिट है, जैसे पिक्सल होती है, परसेंटेज होती है। तो एफ आर यूनिट कैन बी यूज टू डिफाइन ग्रिड लाइक एनी अदर सी एस एस। वही है कि परसेंट पी एक्स ई एम की तरह यह होती है, एफ आर होता है। एफ आर यूनिट स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन। वन एफ आर विल टेक वन फ्रैक्शन अवेलेबल फॉर स्पेस। टू एफ आर, टू फ्रैक्शंस। अच्छा, तो इन्होंने वही जैसे यहाँ पे बनाया है वही है, सेम चीज़ है। जैसे वन एफ आर तो टू मतलब ये इसका साइज इसका डबल है। वो उसकी तरह हो गया जो हम कल लगा रहे थे फ्लैक्स में। क्या? फ्लैक्स ग्रो। वन लगा रहे थे तो जितना भी स्पेस में से रहा था वो ले रहा था। फिर फ्लैक्स ग्रो टू लगा रहे थे तो उसका डबल लेगा। वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर ग्रो तो लगेगा नहीं, ग्रिड है तो इन्होंने एफ आर की यूनिट ले रखी है। वही सेम है कि उसका डबल साइज ये लेगा। वन एफ आर डबल, बाकी देखो इसका 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 सेम साइज है। और कोई इसमें एफ आर प्रॉपर्टी कोई नहीं है, नहीं, यही है सारी चीज़। एटम्स वगैरह सब चला दिए। अब ये तो बता ही दिया, मिक्स करके बना सकते हो। वही स्पैन वगैरह यूज किया जा सकता, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट लगा के
चल जाता है। एक ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी है। ग्रिड एरिया कुछ नहीं है, सिंपल वही है, अभी मैं दिखा दूंगा इसे। जैसे हम स्पैन लगा रहे थे ना, तो स्पैन में क्या करते थे, लिखना पड़ता है कि 1 से स्टार्ट होगा, 4 5 पे जाके एंड होगा, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं उस चीज़ को। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा ग्रिड एरिया, उसका नाम रख दिया, किसका नाम रखा है, आइटम 1 का। आइटम 1 मतलब इसमें, इसको खोलते हैं एक बार, ठीक है। ये आइटम 1, ये आइटम 2, ये आइटम 3, ये ऐसे ही तो है आइटम्स। नीचे देखो HTML लिख गया, HTML क्लास आइटम 1, आइटम 2, आइटम। हम चाहते हैं कि जो आइटम 1 है उसके बॉक्स का साइज बढ़ जाए, वही तो बढ़ा रखा है, बाकी तो सारे बराबर हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो आइटम 1 है ना, उसको एक नाम दे दिया ग्रिड एरिया माई एरिया। इसका नाम ये भी रह सकते हो, ग्रिड एरिया हेडर, नाम है, कुछ भी उसका नाम दे दो। अब जब ना इसको नेम दे दोगे, तो जब भी मैं, हम क्या लिखते थे, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, यही था, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। तो वहां पर हमें बताना पड़ता था। गर्मी लग रही है क्या, लग रही है तो बता देता। यहाँ पे ग्रिड टैबलेट एरियाज, तो इसका साइज कितने के बराबर करना है, 1 2 3 4 5। तो हमने आइटम 1 का नाम क्या रखा, माई एरिया, तो माई एरिया रखा, तो इसने 5 बार लिख दिया माई एरिया, 1 2 3। इसका मतलब वो 5 बॉक्सेस के बराबर उसका साइज हो जाएगा, वो 5 के बराबर इतना बड़ा बनेगा वो, पूरा एक ही आ जाएगा। ठीक है। वहां पर क्या कर रहे थे, वहां लिख रहे थे स्टार्ट पाइट 1 एड पाइट टैग या 5। यहाँ पे उसको एक नाम दे दिया और उस नेम के थ्रू उसको ऑपरेट कर लिया, बस ये। और एक आइटम का वही नाम दे दिया। हाँ, तो अब वो 1 2 नहीं दे रहा, अब वो क्या कर रहा है, वो सीधा उस नाम से उसको चला रहा है, जितना बड़ा बॉक्स बना रहा है, उतना बड़ा गैप बनता जाएगा। हाँ, 3 का बनाएगा 3 का बना देगा, 4 का है तो 4 का है। बस ये है। इसलिए यहाँ पर है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, प्रॉपर्टी का नाम एरियाज हो जाएगा। पहले क्या था, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, बाकी सब कुछ सेम है, गैप तो वही है, गैप दे देगा। आउटपुट वही है, बस तरीका अलग है। हाँ, तो रिजल्ट सेम है। और नीचे दिखा सकता हूँ, यहाँ पर और बना रखा हुआ है जो ने कहीं, ये देखो ये वाला। तो इसमें क्या किया, सबके नाम रख दिए, पहले का नाम रख दिया हेडर, दूसरे का मेन्यू, मेन, राइट, फुटर। अब हेडर का साइज बड़ा है, तो हम देख लेंगे हेडर का साइज कितना बड़ा होगा, 1 2 3। तो इसने क्या किया, हेडर को, अब वो 3 बार लिया, 5, ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से 5 होगा, क्योंकि इस बॉक्स का साइज देखें तो बीच में एक बॉक्स और आना चाहिए, ये बड़ा है नहीं बॉक्स। तो 1 2, अब कितना बड़ा है ये देख सकते हैं कि छोटा है, तो इन्होंने हेडर 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 रिपीट करके 6 का साइज ले लिया। अगर इसने इसको लिया है कितना, 6, इसको कितना लिया है, तो ये बॉक्स तो बड़ा आएगा, 6 बॉक्स इसके इक्वल आएगा। अब इसने नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट में क्या लिखना है, मेन्यू, मेन्यू लिखना है, तो मेन्यू लिया। फिर मेन का बॉक्स का साइज बड़ा करना है, तो मेन ले लिया 1 2 3 4, 1 का बड़ा हो गया, 4 और 1 5, लास्ट में बचता कौन सा, राइट, राइट को एक बार लिख दिया। अब नेक्स्ट में नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो मेन्यू फिर से लगा दिया। अब फुटर बड़ा है, तो फुटर 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 5 बार लिया। वही तरीका है, मतलब चाहे इस वे से बना लो, चाहे उस वे से बना लो, रिजल्ट सेम आएगा। इससे क्या है कि 1 2 काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली नाम लिखते जाओ, जितना बड़ा बनाना है उतनी बार उसको रिपीट कर दो, उतना बड़ा वो
बन जाता है, जितना बड़ा बनाना उसको रिपीट करते हैं। तरीका बोलता है कोडिंग का तरीका बोलता है। तो यही है हमारा ग्रिड सिस्टम। ठीक है, बाकी और तो कंटेनर फ्लोट वगैरह वो कुछ खास इसमें नहीं है। चलो इसमें बॉर्डर वॉर्डर पता है, मार्जिन पता है, पैडिंग पता है। कोडिंग आपने बता दिया ना, मार्जिन बता दिया। ठीक है, फॉन्ट्स चेंज करना, फॉन्ट जैसे, हाँ जैसे फॉन्ट का मुझे एरियल वगैरह जो लगाते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज करना है थोड़ा सा, इसको इधर लेके आना है। फॉन्ट साइज, हाँ, फॉन्ट में 3 प्रॉपर्टी लगती है, एक तो फॉन्ट फैमिली, font family, एरियल चाहिए, जोकरमैन चाहिए, कौन सा चाहिए, वो आया। दूसरा फॉन्ट वेट बोल्ड, फिर फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ये 3 प्रॉपर्टी है फॉन्ट की। इटैलिक में तिरछा करो। अब जैसे जो वर्ड की फाइल में जो फॉन्ट्स आते हैं वही चीज़ वो आ जाएगा। हाँ, वही फॉन्ट चाहिए तो उसका नाम लिख दो, आ जाएगा। अगर हमें कोई नया फॉन्ट लगाना है गूगल का तो गूगल फॉन्ट कैसे लगता है, इसी में मैं लगा के दिखा देता हूँ टॉप में। मतलब गूगल के अलग फॉन्ट होगा। हाँ, ये एक मैसेज है हमारे पास, हेलो। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगे कि थोड़ा स्टाइलिश लगे। हाँ, ये है हेलो। अभी सिंपल आ रहा है, सिंपल है। कुछ तो इसके अंदर होते हैं खुद फॉन्ट, कुछ फॉन्ट तो CSS में है। जैसे हम लिखते हैं H1 तो हम यहाँ लिख देंगे फॉन्ट फैमिली। ये देखो लिस्ट में आ रहे हैं बहुत सारे, तो इनमें से कोई भी अगर हम लगाएंगे तो ये फॉन्ट लग के आएगा हमारा, आ रहा है। तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये तो किसके हैं, CSS के अपने खुद के फॉन्ट हैं। ये नोटेड है कर। मुझे कोई नया और डिज़ाइन लेना है तो मैं फिर गूगल के फॉन्ट ले सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, गूगल के फॉन्ट। तो उसके लिए गूगल के फॉन्ट कैसे लेने हैं, यहाँ टाइप करना है गूगल फॉन्ट। बहुत सारे फॉन्ट, चलते रहो इसमें, जो सा पसंद हो उस पर रुक जाना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो थोड़ा सा स्टाइलिश लगे। जैसे ये लिया मैंने, ठीक है। इस पे क्लिक करना है गेट फॉन्ट। अब ये HTML का टैग दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक कर देंगे गेट। अब ये पूछ लेगा हमसे, ये पूछेगा कि टैग की, एक तो है HTML के टैग हेड के अंदर लगा सकते हो, हेड टैग के अंदर। दूसरा डायरेक्ट CSS में लगा सकते हो, उसके लिए ये वाला यूज़ कर लो। तो उसने कहा है ये जो ये वाली लाइन है इस कोड को कॉपी करो और CSS वाली फाइल में पेस्ट कर दो। बट पता है कि स्टाइल तो नहीं लगता CSS में, स्टाइल को हटा दो। ठीक है, स्टाइल को हटा दो। अब ये एक्टिव तो हो गया है, अभी चलेगा नहीं है। ये पूछेगा ना चलाना किस पे, H1 पे चलाना है, H2 पे चलाना है, किस पे चलाना है, बिस्कुट वगैरह है क्या? ठीक है, चाय में क्या ना, चाय ले आना। इसको चलाना है तो उसको डिनोट करना होगा। हाँ, इसको चलाना है उसको डिनोट करना होगा। आप बताते हैं कैसे चलाएंगे। हमें H1 पे लगाना है ना, हाँ चलो। तो उसका ऑप्शन भी दे रखा है कि चला। H1 के अंदर हम स्टाइल लगा सकते हैं, हाँ। टैग वैसे ही लगा सकते हैं। अभी ये नीचे दिया हुआ है सारा, ये वाला सेट पहला काम खत्म हो गया। हाँ। अब इसके नीचे दूसरा, ये हमें जब भी लगाना है हमें इस कोड को यूज़ करना है, या तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कर दो पेस्ट। अब ये ये तो आएगा नहीं क्योंकि हमने किस पे चलाना है, H1 पे। बाकी अंदर का कोड सब कुछ सेम रहेगा। अब ये जो वेट पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है वेट डालो इसमें,
और वेट कितना डल सकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, 100 से लेकर, 400। ठीक है, 100 से लेकर 400 तक कोई भी नंबर डाल दो, 100 200 300 ही काम करेगा। तो जैसे ही मैं इसमें 100 लगाता हूँ, 100 200 ही वर्क करता है। अब ये स्टाइल उस पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे लगता है फ़ॉन्ट। अब हम इसको 200 करेंगे या 300, बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड हो गया। 400 कर सकते हैं, 400 तक लिमिट है इसने बना के दिया, उसके बाद नहीं लगेगा ये, ठीक है। इसने कुछ और भी, ये कौन सा लगा हुआ है, प्ले राइट यू कर्सिव। तो इसमें और भी लिख सकते हो, लॉबस्टर का लगा सकते हो, ये देखो लॉबस्टर दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से हटाओगे, यहाँ क्या यूज़ कर सकते हो, लॉबस्टर। लॉबस्टर की जगह और क्या क्या लिख सकते हैं? ये नीचे जो दिए हुए हैं यही लगेंगे बस, इसमें जो दिए हुए हैं, अच्छा अच्छा, ये लॉबस्टर ही एक है। लॉबस्टर है, एक है अच्छा। पैसिफिको है, एक प्लेराइट है, दिए हुए हैं ना सारे यहाँ पर। पहले से डिनोटेड है। इन्हीं यही इन्हीं में से लगेंगे, लगेगा। इन्हीं में से लगा सकते हो। क्या स्पेलिंग, लॉबस्टर। ये कर्सिव को हटाना पड़ेगा, कर्सिव लगा हुआ है सब में, प्लेराइट है, कर्सिव सब में लगेगा शायद। मुझे लगाना है ये जगह से। ये ऐसा हो गया, ठीक है, चेंज हो गया ना अब डिज़ाइन। तो ऐसे लगेगा। तो फॉन्ट में जाओगे गूगल फॉन्ट में, वहाँ से अपना एक बैक डिज़ाइन ले लो और वहाँ पे कोड सेट करके उसको ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। लगाने का मेथड पता लग गया ना कैसे होगा। ये तो जो आपने बता रहे हो ये सब बेसिक एचटीएमएल कोड में पूरा वर्क करेगा ना ये? जैसे कोई अगर एचटीएमएल का प्रोजेक्ट है मेरे पास नॉर्मली, तो HTML के लिए फिर ये वाला कोड उठाना, ऊपर HTML वाला, ये 2 कोड थे ना यहाँ पर, ये रहा लिंक, फिर ये वाला यूज़ करना, तो ये वाला यूज करेगा, ठीक है। नहीं तो सीएसएस बना के भी यूज कर CSS, सकता हाँ हूँ। CSS बना के लगा दो, कोई या दिक्कत तो नहीं। इनलाइन सीएसएस में यूज कर सकता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे हाँ लिया। इनलाइन यूज़ कर लो, क्या दिक्कत हो रही है उसमें, तो भी चल जाएगा HTML में। हाँ, जैसे नहीं तो इंटरनल यूज़ कर लो, इंटरनल ऊपर हेड में लग H1 के जाएगी। अंदर स्टाइल लगा के और फिर उसके अंदर ही पूरा लोग। हाँ उसमें भी लिख सकते हो, डायरेक्ट चल जाएगा। तो ये हमारे, हाँ हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे क्या, एक्शनल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पोजीशन के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एब्सोल्यूट रिलेटिव लगानी आती है, वो सीएसएस में लगता है। एब्सोल्यूट रिलेटिव एक और कोई होता है, 3 होते हैं एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, फिक्स। स्टिकी है, 4 है, ठीक है, 4 होती है। हमारे टाइम में 3 थी, तो मैंने पढ़ा था आज। तो कोई बात नहीं, ये 3 4 ही होती हैं इसमें। एक बार फर्क बता दो मुझे जी। मेन तो स्टिकी वगैरह में इस पे देख रहा है। मेरा ऐसा होता है कि हमें जैसे लिस्ट है हमारे पास, उस पर होवर कर रहे हैं तो डिस्प्ले के पीछे आना नहीं चाहिए, ऊपर आना चाहिए ऐसा। वो इसी में बता देंगे कहाँ। पोजीशन नहीं आता है। बारिश तो नहीं आ रही थी ना। यहाँ पे लंच कर सकते हैं ना इसके बाद? कर लिए, बैठ के खाना खा लिए, पहले खा लेता, भूख लगी हुई है तो। नहीं, मेरे खाना लेट बनता है, मैं पैक कर दूँ लेट हो। खाना खा ली, खाने खाने की कोई दिक्कत नहीं, बैठ के खा लिया आराम से। स्लैश सा हट जाएगा ना, और सब स्लैश लगा कहाँ लिखा है स्लैश? ये जो स्लैश है स्लैश के साथ भी आ जाएगा, विदाउट स्लैश भी आ जाएगा।
फ़र्क ये वही है, जब डॉट स्लैश लिखते हैं ना तो हिंट आ जाता है। अब वो स्लैश के साथ लगा दो फाइल को, चाहे विदाउट स्लैश। स्लैश का मतलब ये है, डॉट्स फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि करंट वर्किंग फोल्डर, उसके अंदर जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उनमें ही ये फाइल रखी हुई है, और नहीं लगाएंगे तब भी वो करंट का ही उठाता है। तो दोनों ही देखने को मिल सकते हैं इसमें, इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दो। अच्छा, तो इसके लिए मैंने एक तो H1 लिया यहाँ पर, हेलो जेड वर्ड। अच्छा, उसके बाद एक मैंने पैराग्राफ बना दिया इसमें। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लॉरम मल्टीप्लाई बाई 10 का, मल्टीप्लाई बाई 10, तो एक बड़ा पैराग्राफ आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। वो जो पैराग्राफ है वो 10 टाइम रिपीट हो गया, तो ये हमारे पास कुछ है। अब इस पे हम लगाते हैं CSS। ये लैंग्वेज ही अलग है ना, हाँ, ये लैंग्वेज ही अलग है, बस डिफरेंट नहीं और ही कुछ लिखा है। फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, वो भी इंग्लिश की तरह ही चलती है ना थोड़ी सी। ये बहुत जगह देखता हूँ एकदम यही लाइन रहती है, लॉरम या कुछ ऐसा। IP सामने। कोई भी टेम्पलेट उठा लो आप, उसमें यही बनेगा। अच्छा, तो उसको चेंज करो अपने हिसाब से। तो CSS हमें इसमें लगानी थी, तो पहले तो मैं H1 पे CSS लगाता हूँ। तो क्या था H1, उसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, या फिर मैं उसमें बैकग्राउंड इमेज भी लगा लेते हैं, उसमें बैकग्राउंड इमेज। और एक से ज़्यादा कलर अगर हमें करने हैं तो हम यहाँ लिखते हैं लीनियर ग्रेडियंट, जिनसे ज़्यादा मल्टी कलर करने हो, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, मतलब एक ही इमेज में ये सारे कलर ब्लू। होंगे। हाँ, एक में ही सारे आएंगे, आ रहे हैं ना कलर इसमें, एक में सारे कलर देखने को मिलेंगे। फिर कलर इसका कर देते हैं वाइट। तो हेक्साडेसिमल में भी कलर होते हैं, हैश से स्टार्ट होके कलर होते हैं ना, 000 से 1 सा ब्लैक, और फुल से वाइट। ये इधर आ रहा है, दिख रहा है, इसको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट फैमिली, एरियल कर्सिव कर देते हैं, थोड़ा पैडिंग डाल दें इसमें। टेन पिक्सल की मैंने पैडिंग डाल दी। कलर कुछ ज़्यादा बढ़ती है जैसे लग रहा है, चलो इतना ठीक है, जैसे लाइट कलर लिया, तो ये है मेरे पास। अगर जैसे ये तो आपने लीनियर ग्रेडियंट में ऐसे ले लिया, और जैसे 3 कलर अलग अलग सेपरेट हो गए, हमें चाहिए कि जैसे हम बचपन में कलर वलर मिक्स करते थे तो एक नया कलर बन जाता था, तो वैसे कलर अगर चाहिए तो आ सकते हो। कलर मिक्स करके तो कोई भी ले सकते हो यहाँ से, कलर बहुत सारे होते हैं, मिक्सअप करके भी लगा सकते हो, क्या मतलब ये बनेंगे ऐसे ही। ये वो मैं समझ नहीं, वो नहीं कह रहा, जैसे सन एक सूरज होता है, सूरज में ऑरेंज कलर भी होता हाँ, है। तो यहाँ से एक कलर पिकर टूल होता है, कलर पिकर टूल ये। हाँ, उसको कम ज़्यादा करोगे ना तो देखो ये शेड उसका चेंज होगा। हाँ, तो यहाँ से भी किया जा सकता है, कलर पिकर टूल्स हैं बहुत सारे, तो इनको मिक्स करके कलर बना सकते हैं यहाँ पर, कि ये वाला है, फिर इसमें कोई ज़्यादा करना है, कम करना है, वो बना देगा कलर, तो यहाँ बना देगा वैरायटीज़ बहुत सारी। इसी को उठा के तो यहाँ से उठा लो इस कोड को, पेस्ट कर दो, तो जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसा कलर यहाँ पर है
वही आता सेम है। टू सेम कलर वहाँ पे लग जाएगा, बिल्कुल सेम कलर अप्लाई होगा वहाँ पर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा कलर के अंदर। ठीक है। तो वो ऐसे लीनियर ग्रेडियंट तो बन नहीं सकता है। कौन सा? एक होता है नहीं, लीनियर ग्रेडियंट तो फिक्स है, उसमें परसेंटेज वगैरह लगा आरजीबी करके लगा सकते हो, आरजीबी से आ जाते हैं। और एक लीनियर ग्रेडियंट होता है और एक और साइड होता है ना ग्रेड ग्रेडियंट। दो तीन होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट भी होता है, रेडियल ग्रेडियंट भी होता है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट भी होता है। ठीक है, रिपीटिंग भी होता है, रेडियल भी होता है, मैं रेडियल भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा उसका वो बदल जाएगा। लीनियर की जगह पे रेडियल, RADIAL। इसका कलर कुछ ऐसे दिखाई देगा सर्कल में। और एक कॉनिक भी होता है इसमें, कॉनिक, कॉनिक ग्रेडियंट। तो ये कॉनिक ग्रेडियंट है, एक पॉइंट पे फोकस किया इसने। क्योंकि बीच से आधा का वो अलग कर देगा। हाँ, ऐसे ही दिखाएगा ये डिज़ाइन कलर। तो इनमें से कोई भी पर लगा सकते हो, और एक रिपीटिंग वाला भी है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। उसमें लिखा था URL, उसमें लगा होता है। रिपीटिंग, ये आ गया रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। और इसमें कलर है जैसे रेड। अब मैं RGB कलर ले सकते हैं हम इसमें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो रेड येलो। येलो मैंने लिया है इसमें 10% येलो लिया है। फिर ब्लू, ब्लू 20% लिया है। परसेंट में डालेंगे तो ये हमें कलर डिज़ाइन करके देगा। कलर आ रहा है ना, एक कलर बना फिर रिपीट हो गया, फिर बना फिर रिपीट हो गया। तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ज़्यादा ऐसा चाहिए तो इसकी डायरेक्शन वगैरह यहाँ पर चेंज हो जाती है। जो पहला पॉइंट होता है इसमें हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 राइट। तो डायरेक्शन यहाँ पर आएगी और ये कलर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, कुछ भी बनाया जा सकता है कलर, कलर्स के कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है। परसेंटेज कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो, 10% की जगह पे यहाँ पे लिया 40%। तो कलर पे थोड़ा सा चेंज आएगा इधर। ठीक है, कलर्स चेंज होते हैं। ठीक है, 10%, तो डिज़ाइन के पैटर्न में चेंज आता है। कलर ऐसे चेंज होगा इसमें। ये हमारा कलर बन गया। अब कलर का तो चलो, कलर का पॉइंट भी इसमें क्लियर हो गया, कलर कैसे। फिलहाल अब थोड़ा पैराग्राफ जो है उसको डेकोरेट कर लो। पैराग्राफ, पैराग्राफ पे मैं एक तो बॉर्डर ले लेते हैं इसका, चाहूँ तो बॉर्डर ले सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल। सॉलिड, बॉर्डर आ रहा है इसका। पैडिंग वैडिंग डालेंगे तो पैडिंग भी दिख जाएगी। 10 पिक्सल की मैंने इसमें पैडिंग डाल दी। पैडिंग आ रही है इधर 10 पिक्सल की। साइड बाय साइड खोल लूँ मैं टाइप करते हुए, थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ दिखती रहेगी ना क्या है। तो पैडिंग इसमें डाल ली, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ, फॉन्ट फैमिली। चेंज हो गया।
और टेक्स्ट लाइन सेंटर, ऐसे ही टेक्स्ट लाइन में एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, जस्टिफाई, इक्वल हो जाएगा दोनों साइड से। अगर इन लाइनों के बीच में हमें गैप देना है तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब देखो जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हेडिंग भी चल रहा है और पैराग्राफ भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो हेडिंग वाला सेक्शन है वो ना चले। पहले तो इसकी विड्थ मैं फुल कर दूँ 100%। हाँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे पोजीशन अटैच करेंगे। पोजीशन उस काम को करेगी कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या चाहिए, कौन सी चाहिए, फिक्स। तो आप देखो फिक्स रखा है तो ये इसके नीचे से निकल रहा है, बट ये इसका डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, तो डिस्टेंस हम चाहते हैं 0 रहना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं स्टार, और इसमें हम जो मार्जिन है वो ऐड कर रहे हैं, कितना, 0। तो मार्जिन इसमें ऐड कर दिया 0। अब वो टॉप में गया, बट पैराग्राफ नीचे से निकल रहा है। हम चाहते हैं, देखो कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किस पे चलती हैं, पोजीशन के बगैर इनको नहीं चला सकते, कोई ना कोई पोजीशन लगानी पड़ेगी तभी ये प्रॉपर्टी काम करेंगी। तो मैं पैराग्राफ पे क्या करता हूँ, पोजीशन लगा देता हूँ रिलेटिव पोजीशन क्या करती है, जो चीज़ जहाँ थी वो वही रहेगी, चेंज नहीं किया। पैराग्राफ जहाँ दिख रहा था वहीं दिख रहा है, बट एक लेयर बन गई है। पैराग्राफ अब हेडिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है, पहले पैराग्राफ कहाँ दिखाई दे रहा था, हेडिंग के नीचे दिखाई दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, जेड इंडेक्स, जो अभी फिलहाल जेड इंडेक्स को बात में लगाता हूँ, तो अब हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इसमें यूज कर सकते। तो हमने कहा ऊपर से स्पेस दे दो, 100 पिक्सल अपने आइडिया से लगा दिया है। पैराग्राफ नीचे आ रहा है, आप देखो हेडिंग तो नहीं चल रहा है, लेकिन पैराग्राफ क्या हो रहा है, उसके ऊपर से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, हम चाहते हैं पैराग्राफ उसके नीचे से स्क्रॉल होना चाहिए। तो जब हमें सीक्वेंस चेंज करने हो, लेयर बन जाए, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स लेयर को आगे पीछे करती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो मोस्टली पॉजिटिव हम ऊपर लाने के लिए करते हैं, नेगेटिव पीछे भेजने के लिए करते हैं। तो मैं नेगेटिव अगर यहाँ पे लगा देता हूँ -1, तो उसके पीछे चला गया। तो अब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो पैराग्राफ स्क्रॉल होगा, ये जो हमने हेडिंग बनाया था ये स्क्रॉल नहीं होगा, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग स्क्रॉल नहीं, कुछ भी ले लो। -1 का मतलब 1 लेयर डाउन, -2 का मतलब 2 लेयर डाउन, तो यहाँ पे इतनी लेयर है ही नहीं। जब पीछे 2-3 चीजें रही थी तब होगा, तो ज़्यादा नंबर बढ़ा दो। अब एक ही है तो एक से काम चल गया हमारा। अब मैं चाहे यहाँ पे -100 कर दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा तो पीछे ही, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, लेयर तो एक ही है। ठीक है, हाँ, तो 1 से वो 1 के पीछे जाएगा, दूसरा ऊपर दिखाई देगा, तो इसलिए सीक्वेंसेस मतलब जैसे अगर यहाँ पे अगर मेन्यू बार रहता ऊपर में, नेम बार, तो फिर 2 लगाना पड़ता, क्योंकि 2 भी लगा सकते थे, वो देखना पड़ता है। अब मान लो कि मेन्यू बार में ड्रॉप डाउन बनता है तो ऊपर दिखता है, तो उसमें 100 डाल दो उठा के, पीछे चले जाए, इतने ही नंबर जाए, हमें क्या टेंशन, वो ऊपर आएगा सबसे। ठीक है, तो काउंट करने की जरूरत नहीं होगी हमें कितनी लेयर बन रही है, सीधा उठा के 100 डाल दिया, सबसे ऊपर दिखाई दे। तो
इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ये फिक्स्ड भी है, जेड इंडेक्स लेयर सिस्टम कैसे वर्क करता है वो भी इसमें लगा। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो ये ही कॉन्सेप्ट है सब कुछ, इसी के अंदर कहाँ गया पोजीशन एस्टिमेट। पहले क्या है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ था ही नहीं पहले। मैं क्या करता हूँ, अब की बार एक ऊपर पैराग्राफ लगा देता हूँ। कितने हो गए अब, पहले पैराग्राफ है, फिर हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे बना लिया। ऊपर भी आपने पूरा पैराग्राफ लगा दिया, स्टिक की पोजीशन बताने के लिए लगाया है, क्योंकि उस पे पता नहीं लगेगा ना चल रही है नहीं चल रही, इसलिए एक पैराग्राफ लिया है मैंने, ताकि पता लगे वो काम भी करती है नहीं करती है। ठीक है, तो स्टिक की पोजीशन वर्क करेगी प्रॉपरली, जैसे चलती है ना वैसे ही चलेगी। क्या हुआ लाइट? अब रिजल्ट अगर हम इसका देखें तो ऊपर क्या होगा, पैराग्राफ। अब हमें कुछ दिख नहीं रहा, पहली बात तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और रीज़न यही है कि हमें पोजीशन यहाँ से हटानी पड़ेगी। ये पोजीशन कौन सी लगाई थी, इस पोजीशन को मैं रोक देता हूँ। ठीक है, पोजीशन हटा दी। दूसरा, अब ये दिख रहा होगा, अब मैं ये वाली पोजीशन भी क्या करता हूँ, रोक देता हूँ। अभी वो ठीक दिखेगा, ऊपर एक पैराग्राफ, बीच में क्या है, हेडिंग। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं, चलो पता लग जाए, ब्रेक ब्रेक, ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा है। अभी ठीक दिख रहा है। अब स्टिक की पोजीशन क्या करेगी, अब मैं पोजीशन लगाता हूँ इस पे, H1 पे पोजीशन रख दिया स्टिक की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो जब स्टिक की पोजीशन लगाओगे तो टॉप लगाना जरूरी है, नहीं तो उसका पता नहीं लगेगा वो क्या कर रही है। मैंने इसमें 70 पिक्सल लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो चलता जा रहा है, जैसे ही इसका बॉक्स का डिस्टेंस, अब नहीं चल रहा है, देखो अभी चल रहा है, अब नहीं चल रहा। इसका मतलब इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, 70 पिक्सल रह जाएगी। तो ये काम करना क्या होगा, बंद कर देंगे। और मैं कहूँ बिल्कुल टॉप में चिपक जाए, 0। ठीक है, आप देखो अभी नहीं चल रहा, लेकिन जैसे इसका डिस्टेंस कितना होगा ये चलेगा। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, जो फिक्स है वो चिपक जाता परमानेंट। ये क्या है, कंडीशन चेक करता, जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी काम करना पड़ता है। तो ये थी पोजीशंस जो, उसको बिल्कुल ऊपर ले जाना तो स्टिकी वाले को हटाना पड़ेगा, 0 0 करना पड़ेगा। क्योंकि उसके ऊपर पैराग्राफ हम चाह रहे हैं कि वो भी स्क्रॉल फिर वो तो फिक्स लगा दो उसमें, फिर ऊपर ही लगाना पड़ेगा, पैराग्राफ को हटा दो। ऐड वगैरह चलती है ना, काफ़ी बार ऐड वगैरह चलती है, देखी होगी। हाँ, वेबसाइट में बन जाती है उसके बाद। हाँ, तो वेबसाइट्स में ऐड आती है ना कई बार, तो वो ऐड चलती नहीं है, वो डेटा चलता रहता है, तो वो से केस में लगाते हैं हम कई बार। वो तो मेरा एसईओ वालों का काम हो गया ना। हाँ, काम तो उनको, कोई भी हो पर्सन ने पीछे कोड तो लिखा होगा ना, जब तक कोड नहीं लिखेगी काम थोड़ी ना करेगा। टीम कोई भी हो कोड तो लिखती है ना, सबका काम अलग अलग है, कोड तो जरूर बनेगा उसमें। हाँ, तो उन्होंने जो ऐड का लिंक दिया है
वो जो गूगल ऐड का लिंक दिया है, तो उस गूगल ऐड के लिंक के अंदर उन्होंने वो पूरा कोड लिखा हुआ है ना, हमें तो लिंक दे दी, हम लगाएंगे वो काम करेगा। एब्सोल्युटली तो मिलेगी बहुत नीचे। क्योंकि एकदम लास्ट में आएगी। मैं चाहता हूँ इसको कहीं पर भी उठा के रख सकूँ। तो ऐसे केस के लिए इसकी जो क्लास है वो एब्सोल्यूट कर, IMG पोजीशन एब्सोल्यूट हाइट 300 पिक्सल, ब्रेड्थ 200 पिक्सल, छोटी है अभी है, बट ये मूव हो जाएगी कहीं पर भी। विड्थ को हटा दो, विड्थ इतनी नहीं कर, बट ये मूव हो जाएगी कहीं। मूव मतलब इसको मुझे मूव करना है, तो मैं कहता हूँ इसको टॉप से क्या करो 100 पिक्सल नीचे कर दो। तो देखो ऊपर आ गई ना भैया, इसको कहीं पर भी, और इसको पीछे भेजना है तो मैं जेड इंडेक्स पहले सोल्व कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट थे सारे पोजीशन वगैरह के। पोजीशन हो गई सारी खत्म हो गई, पोजीशन जितनी थी। ग्रिड सिस्टम कंप्लीट हो गया तुम्हारा। खाली खाना खाना है तो उसके बाद कुछ स्टेप ब्राउज़र या रैम EM क्या है वो और डाल देता हूँ उसमें। साइज का होता है, हाँ साइज के लिए होता है, मतलब जैसे पिक्सल यूज करते हैं उसी तरह से। हाँ, मैं उसमें डिफरेंस उसे बता मुझे दूँ, बताया था कि वो भी इसमें वो होता है। बताया था। चलो चलो उसने खाली verbally बताया था कि तुम वो भी यूज कर सकते हो, आजकल ज़्यादा वो यूज होता है। EM.html मैं दोनों को एक ही पे बता देता हूँ। रिलेटिव साइज बोलते हैं ऐसे इसे। चलो इसका नाम रख लेते हैं साइज। साइज डॉट HTML, साइज डॉट CSS, छोटा सा पॉइंट है, मैं कवर करता हूँ इसको। यही पेरेंट चाइल्ड का हो गया, ये पेरेंट हो गया, पैराग्राफ क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब HTML में इतना ही लिखा, बाकी CSS क्लास आउटर से तो मतलब नहीं, कुछ भी नाम रख लो क्लास का, कंटेनर रख लो जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने डॉट आउटर जो क्लास है उसमें फॉन्ट साइज बताया है। इसका फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 पिक्सल, ठीक है, एक कॉमन साइज बता दिया। इसके अंदर क्या था, पैराग्राफ था। अब मैं इसका फॉन्ट साइज लगाता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ 1 EM, तो साइज कितना आएगा देखना है, कितना साइज है 10 पिक्सल। जितना साइज मैंने पेरेंट पे बनाया है, पेरेंट पे कितना लिया है 10, तो यहाँ पर 1 EM की वैल्यू हो गई 10 पिक्सल। मतलब एक EM इक्वल टू 10 पिक्सल अभी इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। और अगर मैं 2 कर दूंगा तो डबल साइज हो गया। ये ऐसे वर्क करता ही है, तो वहाँ जाना जरूरी है, वो जो फॉन्ट साइज वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है ना ये। अब पेरेंट में मैं कोई भी साइज डिफाइन कर दूं 8, तो पेरेंट में ये नहीं लगा सकते रैम, पेरेंट में नहीं लगाते हैं, पेरेंट में एक बेसिक साइज लगा दो, पेरेंट में बेसिक लगा देते हैं।
फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, अब फिर मैंने वहाँ से 8 रैम पिक्सल बढ़ाते रख दिया, अगर मैं यहाँ पर 1 EM करूँगा तो 1 EM की वैल्यू होगी 8 पिक्सल, और 2 की डबल ऐसे 16 होगी, 3 की कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। मतलब इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है। ये तो हो गया EM। तो EM किसके अकॉर्डिंग काम करता है? पेरेंट के अकॉर्डिंग, पेरेंट के साइज के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक इसमें होता है HTML में साइज डिफाइन कर दो। यहाँ पर फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया 6 पिक्सल। ये किस में डिफाइन किया है? HTML। तो अगर मैं चाहूँ कि इसका साइज जो मैंने HTML में साइज बताया उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, तो फिर रैम लिखेंगे। अब 1 रैम का मतलब हो गया 6 पिक्सल, ये कितना छोटा है, और 2 रैम का मतलब 12 पिक्सल। ये डिफरेंस है EM EM में। और रैम, मतलब जो EM होता है वो पेरेंट पे चलता है। पेरेंट के उस पे चलता है, और जो ये रैम होता है वो HTML के उस पे HTML तो सब पे किसी पे भी लगाया जा सकता है उस पे उसका। चलता है, उसके लिए आप ठीक, बस ये पॉइंट। अगर मैं इसका चेंज कर दूं तो ऑटोमेटिक नीचे चेंज हो जाएगा ना सब में। ये 3 पिक्सल गया था, अभी कितना हो गया? ये 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 रैम कितना होगा? 3 × 2 6 पिक्सल हो जाएगा। बस ये पॉइंट था, रैम और EM क्या होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए इसमें साथ। और कुछ एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देख लेना। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? वेरिएबल जो बनाते हैं ना, वो हमेशा हम रूट में बनाते हैं। रूट वेरिएबल्स हमेशा रूट कॉलन के बाद क्या आती है? सूडो क्लास। तो रूट में वेरिएबल बनता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कलर, ये वेरिएबल हमेशा बनेगा इससे आइफन आइफन। जैसे मैंने लिख दिया प्राइमरी, और इधर मैं कलर लिख दूँ F7 F8 F6। ये कलर आ गया। अगर मुझे ये कलर यहाँ लगाना है इस पे, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं 4। अब मुझे यहाँ दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर। अब कलर तो कौन सा है? वो ये है, इसका नाम क्या रख दिया? प्राइमरी। तो ये वेरिएबल है तो यहाँ पे लगाएंगे वेर, और वो देखो अपने आप लिस्ट में आ गया, और वो कलर उसमें चल गया। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हाइफन आइफन लगाते हैं रूट के अंदर। वेरिएबल ऐसा नहीं कि कलर का ही बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, पैडिंग वैडिंग जिसका भी बना। लेकिन जब उस वेरिएबल को यूज करोगे तो वेर फंक्शन लगेगा। ये प्राइमरी नाम यूज कर सकते हैं, वो तो नाम है, कुछ भी रखो। ठीक है, वो तो मैंने एक बताया है कि प्राइमरी का। ये तो मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप में होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, वो ऐसे ही बना रखा होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क सीरीज से तो बना रखा है, तो ऐसे ही बनाया हुआ है सारा। कलर कलर होता है। हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, उसका नाम इधर रख दिया प्राइमरी, तो हम जब प्राइमरी लिखते हैं वो बराबर आ जाता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल कोडिंग होती है उसमें तो वेरिएबल अलग तरह से बनता है ना, डॉलर वो अलग चीज़ है। CSS में ऐसे बनता है, PHP में डोमेन लग जाता है। ठीक है, डॉलर ए इक्वल टू ये। हाँ, सब में अलग अलग होता है लैंग्वेज। इसमें वैर, इसमें ऐसे बनता है। ठीक है, तो इतना करके देख लेना, फिर बूटस्ट्रैप देख लेंगे। अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लेना इसमें से।